हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज से हमने आपकी 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम आपको केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं। ये क्लास आपको रोजाना इवनिंग 8 बजे के समथिंग मिला करेगी, जिसमें आप केमिस्ट्री के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ोगे, जिसमें आपको कभी वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो कभी आप इसमें MCQ को लगाओगे, तो कभी केमिस्ट्री में दिए गए छोटे छोटे टॉपिक से इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग रोजाना 8 बजे इवनिंग में तैयार कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे, क्योंकि इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में हम जो भी क्वेश्चंस बताएंगे उसमें हम आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगवाएंगे। तो जिससे कि यदि आप कॉपी पेन साथ लेकर के बैठेंगे तो उन सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, एक्स्ट्रा पॉइंट को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, यदि आप सभी लोग इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में मेरे साथ अंत तक बने रहे तो आप इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और ये क्लास आपको इवनिंग में 8 बजे की समथिंग मिलेगी, क्योंकि ये क्लास आपको सोने से पहले मिलेगी। सोने से पहले आप अपनी तैयारी को चेक करोगे और देखोगे कि अभी आप अपने एग्जाम्स के लिए कितना तैयार है और आपको नेक्स्ट डे और कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा, इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोग इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज की फर्स्ट क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए, ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज की इस फर्स्ट क्लास में आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवाएंगे हम। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 CH CCH2 अणु में क्रमशः C1 तथा C2 का संकरण है। आपको यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है, जिसमें आपको कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड का संकरण ज्ञात करना है। संकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस श्रृंखला की संरचना बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि संरचना बनाने के बाद इसमें आपको सिग्मा को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा आवन से ही संकरण का पता चलता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस श्रृंखला को खोलेंगे। इस श्रृंखला की संरचना हम बनाएंगे तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। ये हमारी फर्स्ट हाइड्रोजन, ये हमारी सेकंड हाइड्रोजन और ये है हमारी थर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड कार्बन को लिखेंगे। सेकंड कार्बन पर ओनली 1 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये है हमारी सेकंड हाइड्रोजन, ये सेकंड कार्बन पर फर्स्ट हाइड्रोजन। उसके बाद हम थर्ड कार्बन को लिखेंगे। थर्ड कार्बन को लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि कार्बन की बैलेंसी पूरी हुई कि नहीं हुई। देखो, संरचना बनाते वक्त आपको ओनली एक चीज देखनी पड़ती है, आपको कार्बन के 4 बंध, जो कार्बन है उसकी 4 बैलेंसी होती है, वो आपको प्रत्येक जगह पूरी करनी है। ठीक है, यदि आपने कार्बन की बैलेंसी को देखते हुए संरचना बनाई तो हम गारंटी देते हैं आपकी संरचना बिल्कुल सही बनेगी। जाकर के हम फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मींस फर्स्ट कार्बन की 4 वैलेंसी पूरे हैं। उसके बाद हम सेकंड कार्बन की देखेंगे तो फर्स्ट 1 2 3 मींस इसकी 3 वैलेंसी, और जबकि कार्बन की होती कितनी है, 4। जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सेकंड कार्बन पर और कोई दूसरा हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, न कोई समूह जुड़ा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के मध्य अवश्य ही डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, मींस डबल बॉन्ड लगा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के मध्य लगा देंगे डबल बॉन्ड। उसके बाद लिखेंगे हम फोर्थ कार्बन को। उसके बाद लिखेंगे जब हम फोर्थ कार्बन को, तो आप देख सकते हैं थर्ड कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा था, जबकि आप फोर्थ कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सबसे पहले हम थर्ड कार्बन की क्या देखेंगे, बैलेंसी। थर्ड कार्बन की बैलेंसी देखेंगे तो यहाँ पर 2 ये 3 ये, तो आप देख सकते हैं इसकी भी बैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो यहाँ पर अवश्य ही डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है, हम लगा देंगे डबल बॉन्ड को और फोर्थ कार्बन पर लगा देंगे हाइड्रोजन को, जबकि फोर्थ कार्बन की 4 वैलेंसी पूर्ण हो गई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों कार्बन की, चारों की वैलेंसी जो है वो पूर्ण हो गई और हमने संरचना बना के तैयार कर ली। हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन को संकरण ज्ञात करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कठिन नहीं है। यदि आपने अपने माइंड को थोड़ा भी घुमा लिया तो हम गारंटी लेते हैं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब आप
फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन मानोगे किसे? ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट कार्बन कौन सा और सेकंड कार्बन कौन सा है। चलो हम इसे फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं और इसे सेकंड कार्बन मान लेते हैं। तो क्या ये मेरा सही है? तो देखो ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस टाइम IUPAC नेमिंग करना सिखा रही है। वहां हमने आपको एक बात बताई अंकन करने वाली कि अंकन किधर साइड से किया जाता है। अंकन करने का हमने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया। सबसे पहले आपको श्रृंखला में क्रियात्मक समूह को देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। हम देखेंगे उसके बाद डबल बॉन्ड को, तो देख सकते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। और मैंने कहा था कि अंकन उधर साइड से किया जाएगा जिधर साइड से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। हम इधर साइड से करेंगे फर्स्ट सेकंड। हमारा डबल बॉन्ड किस पर पड़ रहा है? सेकंड कार्बन पर। इधर से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन पर ही पड़ रहा है हमारा डबल बॉन्ड। तो अंकन किधर साइड से किया जाएगा? पीछे साइड से। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यदि आप इसे फर्स्ट कार्बन और इसे सेकंड कार्बन मान करके संकरण ज्ञात करते तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत हो सकता था। ठीक है, देखो माइंड को घुमाना पड़ेगा, सभी रूल को लेते हुए आपको काम करना है। ये नहीं है एक चीज को आपने देख लिया और ज्ञात कर दिया, आंसर निकाल दिया। तो देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन मान करके वहां पर इसका क्वेश्चन का आंसर दिया जाता और इसको भी मानकर, और आप जल्दी में लगाते इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान करके आंसर को सही कराते, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो सकता था। देखो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से आपका सिलेक्शन होने से रुक जाता है। आप समझ नहीं पाते और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया जाता है, आप समझ तो नहीं हो, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में उसका आंसर गलत हो जाता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको इन्हीं चीजों को देखते हुए काम करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारा सेकंड कार्बन। मुझे ओनली 2 कार्बन की बात करनी है। फर्स्ट कार्बन पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या? संकरण। संकरण ज्ञात करने के लिए आपको नियम पता है, आपको देखना पड़ता है सिग्मा आबंध को, पाई से मतलब नहीं होता है, यहाँ पर ओनली सिग्मा को देखना पड़ता है। सिग्मा कहाँ क्या लगता है आपको पता है। यदि किसी भी श्रृंखला में ओनली सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, देखो सिंगल बंद होने पर वहां पर एक सिग्मा आबंध होगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड यदि उपस्थित है तो उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन पर ये सिग्मा है, ये भी हमारा सिग्मा आबंध है, और इसमें ये एक सिग्मा एक पाई से मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पर 1 सिग्मा 1 पाई। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर देख सकते हैं कितना सिग्मा है? 3 सिग्मा। और जहां पर बेटा 3 सिग्मा होते हैं वहां पर sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण? sp2 संकरण। सेकंड कार्बन पर देखेंगे तो ये 1 सिग्मा और सेकंड इस पर 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सेकंड कार्बन पर सिग्मा की कितनी संख्या है? 2। जहां पर 2 सिग्मा आबंध होते हैं, 2 सिग्मा आबंध होते हैं, वहां पर sp संकरण होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर sp2 संकरण होगा, सेकंड कार्बन पर sp संकरण होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाएंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको इससे लगभग 2 या फिर 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे। देखो प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है वो आपका है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। ठीक है, इसे नोट डाउन करें कॉपी में कि जो प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक था वो यूरिया था। देखो याद रखना सन 1828 ईस्वी में, कब? सन 1828 ईस्वी में एक जर्मन रासायनिक थे जिनका नाम था हॉलर। क्या नाम था? उनका नाम था हॉलर। उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया प्राप्त की थी। सन 1828 ईस्वी में हॉलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका नाम है यूरिया उसका निर्माण किया था। अब किस प्रकार से किया था उसकी हम आपको रिएक्शन बताते हैं। देखो उन्होंने किस प्रकार से किया। उन्होंने अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की क्रिया उन्होंने कराई थी KCNO, ये होता है पोटेशियम साइनेट। इसके साथ उन्होंने जब क्रिया कराई तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट क्या बन के तैयार हो गया? पोटेशियम सल्फेट। और बाहर निकला NH4CNO, इसका नाम होता है अमोनियम साइनेट। जब उन्होंने अमोनियम
सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई तो पोटेशियम सल्फेट बना और अमोनियम साइनेट बाहर निकली। इस अमोनियम साइनेट को पूरा उन्होंने क्या किया, गरम। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट को गरम किया तो बनके तैयार हुआ NH2CONH2। ये आपकी होती है अमोनिया, NH2CONH2। ठीक है, ये प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में प्रथम बार बनाया गया था सन 1828 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, मीन्स किसको लेकर के। तो याद रखना, अमोनियम सल्फेट की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई गई थी, तब अमोनियम साइनेट बना था। उसी अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तब यूरिया NH2CONH2 का निर्माण हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसके 1 मोल का द्रव्यमान 42 है, इसका अणुसूत्र होगा। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र आपको यहाँ पर दिया गया है CH2, इसके 1 मोल का द्रव्यमान 42 है, इसका अणुसूत्र होगा। आपको सबसे पहले अणुसूत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अणुसूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है अणुसूत्र बराबर होता है, अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, यहाँ पर पूरा लिख लेना, मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, यही तो होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू एन। अब आपको मूलानुपाती सूत्र पता है NH2 होता है, लेकिन आप यहाँ एन कहाँ से लेकर के आएंगे, एन का आपको ज्ञात करनी पड़ती है, जहां पर एन बराबर फॉर्मूला होता है यौगिक का अणुभार। किसका अणुभार, यौगिक का अणुभार वटे मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब आपको अणुभार तो दिया गया है, जहां पर अणुभार है आपका 42, कितना है 42, आप अणुभार रख देंगे 42। अब मूलानुपाती सूत्रभार कहां से लाएंगे, तो आपको CH2 यहां से मूलानुपाती सूत्रभार को ज्ञात करना पड़ेगा। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, CH2 कार्बन और हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या को आप द्रव्यमान संख्या को ऐड कर दोगे, आपका मूलानुपाती सूत्र बाहर निकल के आ जाएगा। आपको पता है कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन द्रव्यमान संख्या 1 होती है। इसे आप यहाँ पर 2 इंटू 1 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 है, 12 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 14, मीन्स 42/14। जब 14 का भाग 42 में देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये आपका निकल के आ जाएगा। ये जहां पर ये किसका मान है, एन का, जो 42/14 यहाँ पर हुआ, 14 का भाग आपने 42 में दिया, आपका 3 निकल के आएगा, जो कि होगा एन का मान। अब आपको मूलानुपाती सूत्र पता है और एन का मान भी आपको पता चल गया 3 है, तो अब आपके लिए इजी हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर n की जगह कितना रखना है 3, n की जगह अब आप 3 रखोगे, आपका जो अणुसूत्र है वो निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से निकलेगा, अब आप देख सकते हैं अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र आपका CH2 इंटू आपका n का, n कितना है आपका, n निकल के आया आपका 3, इस 3 का आप इसके अंदर गुणा कर देंगे तो आपका C3H कितना हो जाएगा 6, C3H6, यही आपका अणुसूत्र निकल के आ जाएगा C3H6। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये है आपका अणुसूत्र। अणुसूत्र निकालने का फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र इंटू एन होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। तो देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस की 2 होता है। ठीक है, CnH2n प्लस की 2, इसमें देखो इन्हें एल्केन या फिर पैराफिन भी कहा जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां पर सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य ओनली कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है, सिंगल बॉन्ड, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। एल्केन क्यों, क्योंकि कार्बन को कहा जाता है एल्क, कार्बन को क्या कहा जाता है एल्क, और जहां पर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है वहां पर इन शब्द दिया जाता है, इसलिए इनका नाम हो गया एल्केन, और इन्हें पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का प्रथम सदस्य कौन सा है, तो इसका प्रथम सदस्य आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से, आपको क्या करना पड़ेगा प्रथम सदस्य निकालने के लिए, C1
C बराबर कितना रखना पड़ेगा 1। कार्बन की फर्स्ट कार्बन का मुझे निकालना है, तो N की जगह, N का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पर C1H2 N की जगह कितना रखना पड़ेगा 1 प्लस की 2, ठीक है। यहाँ पर N बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो आपको C1H का जब 2 का गुणा 1 में होगा तो आपका कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो मीन्स C1H4, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो CH4 ये कार्बन का प्रथम सदस्य होगा, सॉरी कार्बन का नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य, जिसका नाम होगा मेथेन। कैसे होगा मेथेन वो भी हम आपको समझा देते हैं। आपको पता है फर्स्ट कार्बन के लिए कौन सा शब्द लिखा जाता है मेथ, और आपको पता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इनके मध्य यदि इसकी संरचना बनाने चाहे तो किस प्रकार से बनेगी, देखना एक बार। CH4 इसकी संरचना बनेगी C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसी प्रकार से तो इसकी संरचना बनेगी। प्रत्येक जगह कौन सा बंध उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड। आपको पता है फर्स्ट कार्बन के लिए मैथ शब्द जोड़ा जाता है, मैथ और सिंगल बॉन्ड उपस्थित होने पर शब्द कौन सा जोड़ा जाएगा, एन, क्या हो जाएगा मेथेन, ठीक है। तो याद रखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का चिन्ह आवेश द्रव्यमान कितना होता है। जो प्रोटॉन कण है, प्रोटॉन, उसका चिन्ह क्या होता है, आवेश उस पर कितना होता है, उस पर द्रव्यमान कितना होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी चिन्ह की बात करेंगे, तो याद रखना प्रोटॉन का चिन्ह होता है P+, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कण होता है, ठीक है। उसके बाद आवेश की बात करेंगे, तो याद रखना प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है, 7 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 कूलम, ठीक है। यदि बात की जाए द्रव्यमान की, तो याद रखना इस पर द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ये याद रखना प्रोटॉन का चिन्ह P+, इसका ये आवेश है और ये इसका द्रव्यमान है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया, इसका एक रीजन है। यहाँ पर क्वेश्चन पर कहाँ पर हैरानी हो जाती है, जब एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, यहाँ पर आकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में गोल्डस्टीन पूछ लिया जाता है तो कभी कभी रदरफोर्ड पूछ लिया जाता है। तो आज हम आपके डाउट को दूर करेंगे और बताएंगे कि यदि एग्जाम में प्रोटॉन की खोज पूछ ली जाए तो आप किस वैज्ञानिक का नाम टिक करके आएंगे। देखो इसका एक कारण है, यदि आपको एग्जाम में प्रोटॉन की खोज पूछ ली जाए और वहां पर आपको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों नाम दे दिए जाए, तो आप टिक करके आओगे गोल्डस्टीन पर। किस पर टिक करके आएंगे, गोल्डस्टीन पर, ठीक है। क्योंकि गोल्डस्टीन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनोड की खोज की थी, और एनोड कण जो होते हैं, जो एनोड किरणें होती हैं वो धनावेशित होती हैं, और धनावेशित क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो गोल्डस्टीन ने की थी एनोड की खोज। जब इन्होंने एनोड किरण की खोज की थी तो इसलिए गोल्डस्टीन जब यदि एनोड किरण की खोज ना करते तो प्रोटॉन की खोज भी ना हो पाती, इसलिए जो मान्यता दी जाती है वो गोल्डस्टीन को दी जाती है। लेकिन जब गोल्डस्टीन ने ओनली एनोड की खोज की थी, प्रोटॉन का पता उन्होंने नहीं लगा पाया था, वो लगाया था रदरफोर्ड भाई साहब ने। इसलिए एग्जाम में ज्यादातर आपको रदरफोर्ड ही दिया जा सकता है। यदि आपको रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों दे दिए जाएं तो उस टाइम आप गोल्डस्टीन को टिक करके आओगे। यदि आपको गोल्डस्टीन ना दे दिए जाएं तो आप किसको टिक करके आओगे, रदरफोर्ड को, ठीक है। इसका ओनली यही रीजन है, दोनों दे दिए जाए तो आप गोल्डस्टीन पर टिक करके आएंगे, और ओनली गोल्डस्टीन ना दिया जाए तो आप रदरफोर्ड को टिक करके आएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की, रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की। तो देखो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज हेनरी बैकरल ने की। किसने की, हेनरी बैकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की, वो भी सन 1896 ईस्वी में, ठीक है। सन 1896 ईस्वी में हेनरी बैकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की। किस प्रकार से की वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को एक लेड
मीन्स शीशे के ब्लॉक में रख करके इससे निकलने वाली किरणों को जब उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो उन्होंने निम्न 3 प्रकार की किरणों को देखा। वो 3 प्रकार की किरणें आपकी, एक अल्फा किरण, सेकंड आपकी है बीटा किरण, उसके बाद उन्होंने देखा गामा किरण को। ठीक है, ये आपकी 3 किरणें निकली जब उन्होंने यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व को चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युतीय क्षेत्र में से गुजारा। अब इस पर देखो ज्यादा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये हम आपको बता देते हैं परमाणु क्रमांक 82 से लेकर के, परमाणु क्रमांक 82 से लेकर के 82 से अधिक वाले जितने भी तत्व हैं वो सभी रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। यदि यहाँ पर देखो अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जबकि जो आपका बीटा कण होता है, जो आपका बीटा कण होता है इस पर 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम बीटा कण पर द्रव्यमान होता है। जबकि गामा की बात की जाए तो गामा नगण्य होता है। ठीक है, इस पर कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है। यदि अल्फा कण की बात की जाए तो ये जो होता है वो हीलियम के समान होता है, मीन्स इस पर आवेश +2 होता है, हीलियम के समान, हीलियम के नाभिक के समान आपका अल्फा कण होता है। यदि बीटा की बात की जाए तो इस पर -1 आवेश होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना एक्स्ट्रा में, इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि अल्फा या फिर बीटा कण का द्रव्यमान कितना होता है, कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखो ओनली हम आपको एक ही भरोसा दिलाते, एक ही उम्मीद दिलाते हैं कि यदि आप सभी लोग इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज में मेरे साथ अंत तक बने रहे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी लोग इससे बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और आप सभी लोगों से उम्मीद भी यही है कि आप सभी लोग इस फर्स्ट क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखते हैं आप लोग इस फर्स्ट क्लास को कितना शेयर करते हैं। जो भी शेयर करें वो प्लीज अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप हमारी क्लास को कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देखो जितना शेयर करोगे उतना ही अच्छा मेरा भी मन लगेगा और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। मेरी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, इसी क्वेश्चन है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो कि कार्बन का एक शुद्धतम अपर रूप है। हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम अपर रूप है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना और ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर के रस का pH मान कितना होता है। टमाटर के रस का pH मान कितना होता है, तो देखो टमाटर के रस का pH मान 4.0 से लेकर के 4.4 तक होता है। ठीक है, जो टमाटर के रस का pH मान होता है वो 4.0 से लेकर के 4.4 तक होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियन किसे कहा जाता है। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के योग को कहा जाता है न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है न्यूक्लियन। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों किसमें पाए जाते हैं, नाभिक में। जो कोई भी एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसके नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वायतम कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, याद रखना। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के योग, यदि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर दिया जाए तो आपकी द्रव्यमान संख्या ज्ञात
की जा सकती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो ज्ञात की जा सकती है वो किससे की जाती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो ये फर्स्ट क्लास थी, ज़्यादा शायद इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ हमने कठिन नहीं कराए, लेकिन ये क्लास आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ओनली कठिन कठिन ही क्वेश्चन पूछे जाएं। कठिन भी पूछे जाते और इजी भी पूछे जाते, सिंपल और हार्ड दोनों प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के जब इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज को आप कंप्लीट लगवाओगे तो शायद ये आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप लोग बहुत कुछ सीखोगे भी। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आप कितना सपोर्ट करोगे। कौन किसने आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस क्लास का इस क्वेश्चन का आंसर दें, SPDF कक्षकों की आकृति कैसी होती है, जो क्वेश्चन हमने बीच में बताया। और ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो सही और अच्छे से देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इवनिंग में 8 बजे के समथिंग तैयार रहना डेली इस क्लास के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, फिर चलते हैं। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब कर लोगे तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप तुरंत ही मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।